हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की खूब जम के तैयारी कर कर रहे होंगे। तो आइए आज उसी से संबंधित हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम वाच्य के बारे में जानेंगे कि वाच्य होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वाच्य पढ़ाने से पूर्व मैंने आप लोगों को कारक और लिंग, वचन इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत व्याख्या कर कर आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया है, ताकि आप लोग उसे जब संभव हो आपके समयानुसार आप उसे देख सकें। तो यह अत्यंत ज़रूरी था कि यदि कोई वाच्य को जानना चाहता है तो उससे पूर्व उसे लिंग, वचन और कारक के बारे में जानना होगा, क्योंकि यदि आप लिंग, वचन और कारक को नहीं जान रहे हैं और वाच्य पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसको वह समझ में नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारी क्लास शेयर करिए, और जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हमारी चैनल से अनभिज्ञ हैं, वो हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी हमारे साथ जोड़ने का कष्ट करें, ताकि उन लोगों की भी यथासंभव कुछ सहायता की जा सके। तो आशा है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और कुछ क्या पूरे लोग हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और अपना खूब सारा सहयोग दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो आइए हम वाच्य के बारे में समझते हैं कि वाच्य होता क्या है। सर्वप्रथम वाच्य के बारे में समझने के लिए कि वाच्य होता क्या है, इसको हम देखते हैं कि वाच्य का अर्थ। तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। यह अंग्रेजी वॉइस के अंग्रेजी हिंदी रूपांतरण है वाच्य। वॉइस का हिंदी रूपांतरण है वाच्य, यानी वॉइस का जो अर्थ होता है उसे हम वाच्य कहते हैं, या इसे हम बोलने का विषय या आवाज़ भी कह सकते हैं। तो यह इसका अर्थ है जो कि कभी भी परीक्षाओं में पूछ सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार परिभाषा के अनुसार वाक्य में जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग और वचन की क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। कह रहा है कि वाच्य में जिस विषय की प्रधानता होती है, यानी जिसकी प्रधानता होती है, पुरुष, लिंग और वचन की क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। सामान्यतः इसकी परिभाषा यह हो सकती है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। तो वाच्य की परिभाषा होती है कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे क्रिया आया है, जो कि पिछले दिनों आपको क्रिया के बारे में भी बताया गया था कि जिस वाक्य में या जिस शब्द से किसी कार्य का होना अथवा करना पाया जाता है, वहाँ पे क्रिया होती है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को, यहाँ पे दिखा है परिवर्तन, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं।
यानी वाच्य में हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इनमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं। तो इन सभी बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं किसके अंतर्गत, वाच्य के अंतर्गत। इसकी जो परिभाषा है इसे भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। आसान शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो आशा है कि आपको परिभाषा इसकी समझ में आ गई होगी। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, और वाच्य अंग्रेजी के वॉइस का हिंदी रूपांतरण है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे वंदिता गीत गाती है, वंदिता द्वारा स्वेटर बुना जाता है, वंदिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब जो इसकी परिभाषा है कि वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की है। तो यहाँ पे 3 वाक्य दिए हैं और तीनों वाक्य अलग अलग हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। पहला वाक्य है वंदिता गीत गाती है। तो पहले वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन व कारक कर्ता के अनुसार हैं। कर्ता इसकी वंदिता है और इसका जो लिंग है यह क्या है, यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि वंदिता एक स्त्री का नाम है। तो क्रिया के लिंग वचन एक वचन है, और कारक कि यानी वंदिता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। वंदिता गीत गाती है, यानी गीत गाने का काम वंदिता कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन व कारक कर्ता के अनुसार दिए गए हैं। अगले वाक्य को हम देखते हैं। वंदिता द्वारा स्वेटर बुना जाता है। वंदिता द्वारा स्वेटर यहाँ पे होगा बुना जाता है। तो दूसरे वाक्य में क्या है कि कर्म के अनुसार क्रिया का विधान हुआ है, यानी स्वेटर क्या है, कर्म है, और बुनना क्या है, एक क्रिया है। तो कर्म के आधार पर ही क्रिया का विधान हुआ है इसमें। अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वाक्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें किसकी प्रधानता है, कर्म की है, भाव की है या कर्ता की है। अब तृतीय वाक्य देखते हैं। तो तृतीय वाक्य में कह रहा है वंदिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जो वंदिता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तृतीय वाक्य में क्या है कि इसमें न तो क्रिया कर्ता पर निर्भर है और न ही कर्म पर। इसमें क्रिया जो है वह भाव पर निर्भर है। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रहा है वह क्या है, पढ़ना। यह क्या है, एक भाव है। तो इसकी जो क्रिया है यह भाव पर निर्भर है। तो ऐसे ही हम वाक्य में देखते हैं कि वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है अथवा भाव की है। इसी प्रकार हम वाच्य की पहचान करते हैं। आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। परिभाषा को हम एक बार और देख लेते हैं कि परिभाषा इसकी क्या थी कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। तो ये तो वाच्य रहा। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। तो आगे दिया है वाच्य के प्रयोग, यानी हम वाच्य के प्रयोग के बारे में जानेंगे। देख लेते हैं क्या होता है वाच्य का प्रयोग। तो इसमें दिया है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। पहला वाक्य यहाँ पे देखेंगे, लिखा है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन
प्रयोग कहलाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा सामान्य रूप से देखा जाता है कि वाक्य की क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कभी कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, कि यानी जो वाक्य दिया रहता है उसकी क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है। फिर आगे कह रहा है, लेकिन कभी कभी वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है, यही प्रयोग है। इसमें कह रहा है कि कभी कभी कर्ता के अनुसार लिंग वचन और कारक होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य की क्रिया कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष होती है, यही प्रयोग है, यानी यही वाच्य का प्रयोग है। अतः प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। अतः वाच्य के जो प्रयोग होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला आता है कर्तरिवाच्य। पहला क्या है, कर्तरी है। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तरी प्रयोग का होता है। हिंदी में आप कुछ शब्दों को देखेंगे तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतः ही अपना स्पष्ट अर्थ देते हैं। कर्तरी दिया है तो यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्ता के अनुसार ही सारी बातें होंगी, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्तरी प्रयोग होता है। अब यहाँ पे लिखा है उदाहरण में कि मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है, कर्ता है, एक वचन है, और इसका जो लिंग है वो क्या है, पुल्लिंग है। मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है कि कर्ता के आधार पर लिंग वचन और पुरुष के अनुसार दिया है, तभी कर्तरी होगा कि जब कर्ता के आधार पर लिंग वचन और पुरुष दिया रहेगा। तो मोहन क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और यह क्या है कि अन्य पुरुष है, अच्छी पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे आपको लिंग भी मिल रहा है, वचन भी और पुरुष भी, यानी कर्ता के अनुसार ही इसमें लिंग वचन और पुरुष तीनों का भाव सम्मिलित है। तो यह है कर्तरी, यानी कि वाच्य में जो प्रयोग होता है वह 3 होता है, कर्तरी, कर्म और भाव। तो इन सब बातों को भी आपका समझना अत्यंत आवश्यक है। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब कर्मण प्रयोग होता है। सीता ने पत्र लिखा, जैसे में हम लोगों ने देखा कि सीता ने पत्र लिखा। सीता क्या है, कर्ता है, लिखना क्या है, यह क्रिया है, और पत्र क्या है, पत्र जो है कर्म है। तो सीता ने पत्र लिखा। अब यहाँ पे हम कर्म के आधार पर देखेंगे, तो कर्म क्या है, पत्र। पत्र, सीता ने पत्र लिखा, पत्र क्या है, एक वचन है, और इसमें पुल्लिंग है। तो सीता ने पत्र लिखा, तो इसे हम कर्म के आधार पर यानी पत्र के आधार पर हम वाक्य की प्रधानता देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे हम
वाच्य कहते हैं। तो इसको हम, चूँकि मैंने बताया है कि कुछ शब्द हिंदी में ऐसे होते हैं जो अपना अर्थ स्वतः ही स्पष्ट कर देते हैं। तो कर्मण दिया है यानी कर्म के आधार पर। यहाँ पे लिखा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हों तब कर्मण प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कर्म के आधार पर लिंग वचन और पुरुष का निर्माण किया गया है, तो यहाँ पे कर्मण ही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रयोग क्या है? भावे प्रयोग, यानी भाव के आधार पर। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो। इसमें कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म, यानी इसमें कर्ता अथवा कर्म दोनों को मिलाकर के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भाव का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य की क्रिया में लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार न हो, एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भावे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। तो आप इसमें वाक्य की प्रधानता को अगर देखते हैं तो इसमें न कर्ता का कोई भाव है न कर्म का। इसमें भाव का ही मुख्य रोल है कि इसमें मुझसे चला नहीं जाता, यानी मुझे थकान से या फिर पैर में दर्द है या फिर कुछ हुआ है, यानी कोई व्यक्ति भाव व्यक्त कर रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। तो इसी प्रकार से हम वाच्य का प्रयोग करते हैं। तो आशा है कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब कल की कक्षा में हम लोग वाच्य के भेद के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक अवश्य देखिएगा। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क करिएगा ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में जोरदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी अवश्य करिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।